नमस्कार, स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इंटरव्यू से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा जो कि हॉबी को लेके होता है। एक वीडियो मैंने पहले बना दिया है, योग के रूप में अगर हॉबी को रखा जाए तो आयोग हमसे किस तरीके से सवाल पूछ सकती है। ठीक आज उसी तरीके से ये वीडियो है और इसमें कुकिंग को रखा गया है कि कुकिंग को अगर हम हॉबी के रूप में रखें तो आयोग हमसे किस तरीके से सवाल पूछ सकती है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल आंसर भी तैयार कर दिया है आप लोगों के लिए। तो आप सब पहले इन प्रश्नों को देखिएगा, इनको समझिएगा, आंसर को देखिएगा, फिर अपनी तैयारी को जारी रख लीजिएगा। तो बहुत मददगार होगा आपको इस वीडियो से। साथ ही अगर आपके पास कुछ अच्छा सुझाव हो, कुछ अच्छी जानकारी हो या कुछ राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से राय दीजिएगा। इसमें आपका बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा मैं। शुरू करता हूं कि आखिर अगर हॉबी के रूप में हम कुकिंग को रखते हैं तो आयोग हमसे क्या जानना चाहेगी। तो सबसे पहले आप 25 प्रश्नों का आप पहले सैंपल सेट देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि इसमें पूछा जा सकता है कि आपकी हॉबी कुकिंग ही क्यों है, या पूछा जा सकता है कि कुकिंग का प्रशासन में योगदान क्या है, या किचन मैनेजमेंट का प्रशासनिक मैनेजमेंट से क्या तात्पर्य है, या पूछा जा सकता है कम्युनिटी किचन क्या है, या पूछा जा सकता है कि खाना बनाने वाले बर्तनों का कुछ नाम बताएं, या कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यंजनों के संदर्भ में कुछ। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है आपको अंतिम बार कुछ बनाना हो तो आप क्या बनाना पसंद करेंगे। क्या कुकिंग के लिए कोई अनुकूलतम तापमान भी होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका प्रिय व्यंजन क्या है, क्या आप उसे खुद बना सकते हैं, उसका तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है, उसकी रेसिपी क्या है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आप कुछ ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व को जानते हैं जिनकी हॉबी कुकिंग रही हो। आप हमारे लिए क्या पकाना चाहेंगे। आयोग आपसे पूछ सकता है कि आप हमारे लिए क्या पकाना चाहेंगे। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ, मेरे लिए आप किन व्यंजनों की सलाह देना चाहेंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो ये पूछा जा सकता है कि भारत में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। भारत में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये भी सवाल आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप मिड डे मील योजना को कुकिंग के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं, इस संबंध में इसमें कैसे दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि भोजन की शुरुआत में सूप एवं अंत में मिठाइयाँ क्यों ली जाती हैं, क्या इसका कोई विशेष कारण है या ऐसी कोई परंपरा है। एक सवाल इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि अवधी व मुगलई व्यंजनों में क्या फ़र्क है, दोनों की कुछ विशेषताएं बताइए। एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के भोजनों में या खान पान की शैली में क्या विभिन्नताएं हैं। हो सकता है कि उत्तर पूर्व भी इसमें जोड़ दिया जाए, तो इन सब पे भी आप तैयार रहिएगा। भारत में देशी पेय कौन कौन से हैं, आयुर्वेदिक पाक कला क्या है। दरअसल अगर हम आयुर्वेद को देख लें तो दरअसल हमारे यहाँ क्या है कि भोजन करने की जो परंपरा है दरअसल सामाजिक धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ी हुई है और भोजन का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। यही वजह है कि भोजन को दरअसल आयुर्वेदिक पद्धति इसमें शामिल हो गई है। मान लीजिए जैसे कि अपने यहाँ ये प्रचलन में है कि दिन में ये खाना चाहिए या रात में ये नहीं खाना चाहिए, यही दरअसल आयुर्वेद से भी जुड़ जाता है। इस पर मैं आप लोगों को बता दूंगा आगे आने वाले सवालों में। भारत के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है कि भोजन में मसालों का क्या महत्व है, आप किस मसालों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आप किस मसालों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है। चीनी व मंचूरियन व्यंजनों में क्या फ़र्क है, दोनों के कुछ विशेष व्यंजन बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है। एक सवाल पूछेगा मैक्सिकन व इटालियन व्यंजनों के समानता एवं विषमता के बारे में बताइए। सवाल हालांकि कम संभावित है फिर भी, लेकिन चूंकि इंटरव्यू है तो आप इसको भी तैयार करके जाइएगा। एक 20वें नंबर का सवाल काफ़ी अच्छा है, वो भी पूछा जा सकता है। जैसे हैदराबाद के साथ बिरयानी का नाम जुड़ा है, वैसे ही मुंबई, लखनऊ और कोलकाता के साथ किन व्यंजनों को संबद्ध किया जा सकता है, कुछ अन्य स्थानीय उत्पाद बताएं। हो सकता है इसमें बिहार का भी कुछ जोड़ा जा सके, तो इस तरीके से ध्यान कीजिएगा, फिर बताना होगा आपको। एक अगला सवाल है क्या शाकाहारी भोजन मांसाहारी के मुकाबले अधिक शक्तिवर्धक होता है। मनुष्य मूलतः शाकाहारी है या मांसाहारी। एक सवाल उत्तर पूर्व को लेकर पूछा जा सकता है कि उत्तर पूर्व का भोजन विशिष्ट रहा है, वहाँ की व्यंजन परंपरा के बारे में कुछ बताइए।
23वें नंबर का सवाल है, आप कुकिंग किताब पढ़कर करते हैं या कोई वेबसाइट देखकर? कुछ पुस्तकों और वेबसाइट के बारे में आप जानकारी दीजिए। जंक फूड से क्या तात्पर्य है, इसको स्पष्ट कीजिए। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक 25वां नंबर का सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसमें पूछा जा सकता है कि कोविड-19 के इस दौर में खान पान स्वस्थ रखने में या खान पान जो है वो दरअसल इम्यूनिटी को बढ़ाने में किस तरीके से सहायक हो सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो कोविड-19 को जोड़ के पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए कोविड पीरियड में अगर देखा जाए तो इम्यूनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा ही चर्चा हुआ है। तो यही वजह है कि इस पे सवाल हो सकता है कि खान पान की किन शैलियों में बदलाव आ गया है, या आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस संदर्भ में। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इस पे भी बढ़िया से आप तैयारी दुरुस्त रखिएगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला सवाल है उसका एक मॉडल आंसर क्या हो सकता है। मान लीजिए आपसे आयोग पूछे कि आपकी हॉबी कुकिंग ही क्यों है, तो फिर इस पे आपका जवाब क्या होना चाहिए। ये दरअसल जो हमारा आंसर है वो एक सैम्पल आंसर के रूप में है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। तो चलिए फिर ये जो पहला सवाल है कि आपकी हॉबी कुकिंग ही क्यों है, इस पर मैं बात करता हूँ। आपकी हॉबी कुकिंग ही क्यों ही, इसके बारे में आप अपनी राय, आप अपना आंसर दे सकते हैं आयोग के समक्ष कि दरअसल मुझे घूमना फिरना, पढ़ना या फुटबॉल मैच देखना या गाने सुनना भी पसंद है, लेकिन कुकिंग दरअसल परिस्थितिवश या ज़रूरत की अपरिहार्यता की वजह से जन्म गई। दरअसल घर से दूर रहने के कारण मैंने खुद के लिए भोजन बनाना शुरू कर दिया, और जब खुद के लिए भोजन बनाना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरा स्वाद बदलने लगा या मुंह का टेस्ट बदलने लगा। इस कारण से मैं खानों पे प्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी कि मैं भोजन की वैरायटी पे बात या फिर अलग अलग तरीके से भोजन का प्रयोग करना शुरू कर दिया या भोजन बनाना शुरू कर दिया। जब स्वाद बदलने लगा तो मैं अलग अलग तरीके से भोजन बनाना शुरू कर दिया और इसमें मुझे आनंद आने लगा। यही वजह है कि मैंने ये जो कुकिंग है वो मेरी हॉबी के रूप में डेवलप हो गई। तो आप इस तरीके से नॉर्मल जवाब दे सकते हैं कि कुकिंग वास्तव में आपकी हॉबी क्यों बन गई। सिंपल सा एक लाइन का जवाब आप दे के निकल सकते हैं। आपकी हॉबी कुकिंग क्यों है, इसके बाद आपसे एक बेहतर सवाल पूछा जा सकता है कि कुकिंग का प्रशासन में क्या योगदान है या कुकिंग का जीवन में क्या योगदान है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि सर जब भी मुझसे कुछ अच्छा बन जाता है तो इसमें मुझे संतुष्टि का भाव मिलता है या मैं उससे खुश हो जाता हूँ। ठीक इसी तरीके से जब मेरे द्वारा बनाए गए खाने को जब लोग खाते हैं और खुश हो जाते हैं तो मुझे गहरा सुकून मिलता है, ये बता सकते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रशासन में भी सर्विस की डिलीवरी होती है, और जब प्रशासन में सर्विस की डिलीवरी से लोग खुश हो जाते हैं तो मुझे गहरा सुकून मिलता है। तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। इसके अलावे कुकिंग का प्रशासन में योगदान मिड डे मील के संदर्भ में हो जाएगा। जो विभिन्न जिलों में पोषण संबंधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो भी हो सकता है। इसके अलावे अगर देखा जाए तो कम्युनिटी किचन, जो कि समय समय पे सारे लोग मिल के खाना बनाते हैं दूसरों के लिए, वो भी हो सकता है। जैसे बाढ़ के समय जो शिविर लगता है तो उस समय वहाँ पे कम्युनिटी किचन की अवधारणा हो जाती है, तो कम्युनिटी किचन के संदर्भ में हो जाएगा। इसके अलावे अगर देखा जाए तो कुकिंग में अगर देखा जाए तो सीनियर्स और जूनियर्स के बीच का जो संबंध है या लगाव है वो बढ़ता है। अगर किसी ओकेज़न के मौके पे सीनियर्स भी उपस्थित हों, जूनियर्स भी उपस्थित हों, बैचमेट तो ठीक है, कलीग हों, तो इस समय अगर देखा जाए तो जो रिश्तों में प्रगाढ़ता आती है वो भी इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कुकिंग का प्रशासन में योगदान क्या हो सकता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या किचन मैनेजमेंट का प्रशासनिक मैनेजमेंट में भी कोई संबंध है। आप उत्तर दे सकते हैं कि सर किचन मैनेजमेंट का ज़िले के प्रबंधन से काफ़ी समानता है। किचन प्रबंधन में या किचन मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो बजट का प्रबंधन करना होता है। इसमें सबकी इच्छाओं का या सबकी पसंदों का और नापसंदों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। साथ ही किचन में हर छोटी बड़ी चीज़ों का सबसे या सर्वोत्तम उपयोग करना माना जाता है या सर्वोत्तम उपयोग करना होता है। ठीक इसी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एक किचन मैनेजर है, उसके जिम्मे ही सब कुछ या सबको संतुष्ट करने का दायित्व होता है। ठीक उसी तरीके से ज़िले में जो बड़े अधिकारी के रूप में जो लोग भी काम करते हैं उनके भीतर भी यही प्रबंधनीय गुण होता है कि किसी भी तरीके से हर किसी को खुश रखा जाए। तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं कि किचन मैनेजमेंट का ज़िले के प्रबंधन से काफ़ी समानता है। तो ये आप बता सकते हैं उनको। अगला सवाल है कि आपको अंतिम बार अगर कुछ बनाना हो
तो फिर आप क्या बनाएंगे? ये आपसे अगला सवाल पूछा जा सकता है। आप इसके जवाब में बता सकते हैं कि अगर मुझे अंतिम बार ही कुछ बनाना पड़े या कुछ खाना पड़े, तो ना तो बनाने का मन करेगा और ना ही खाने का मन करेगा। लेकिन फिर भी अगर हमें बनाना पड़ जाए तो मैं दाल, चावल, या बता सकते हैं कि पूड़ी सब्जी बना लें, हलवा बना लें, जो भी आपका पसंदीदा भोजन या फिर जो भी आप अच्छा बनाते हैं वो बता दीजिए। उसमें हलवा बता दीजिए, मूंग दाल का हलवा बता दीजिए। हो सकता है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसका कुछ खाना बता दीजिए। बिहार से अगर बिलोंग करते हैं तो लिट्टी चोखा बता दीजिए। अगर राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं तो दाल बाटी चूरमा बता दीजिए। कुछ ऐसे भोजनों का, या फिर मटर पुलाव हो जाएगा, या फिर मटर पनीर हो जाएगा, जो कुछ भी लगे, शाही पनीर लगे, कढ़ाई पनीर लगे, कुछ भी व्यंजन के बारे में आप बता दीजिए कि अगर मुझे अंतिम बार बनाना पड़े तो मैं इन व्यंजनों को बनाऊँगा। और ये भी बता दीजिए कि मैं महत्वपूर्ण अवसरों पे ऐसे ही भोजन करता हूँ या ऐसे ही भोजन बनाता हूँ, ताकि जो मेरी हॉबी है वो बनी रह सके। अगला सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि क्या कुकिंग के लिए कोई निश्चित तापमान होता है? आप बता सकते हैं कि सर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 165 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कुकिंग का अनुकूलतम तापमान माना जाता है, जिसमें उसके पोषक तत्व सुरक्षित रह सकते हैं। वैसे अलग अलग खाद्यान्नों या चीज़ों के लिए अलग अलग तापमान चाहिए। जैसे अंडे के लिए 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, मछली और दूध के लिए 180 डिग्री फ़ारेनहाइट इत्यादि। तो इस तरीके से खाने के संबंध में जो कुछ भी तापमान है उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है कि अलग अलग तापमान को लेकर आपसे सवाल पूछ दे, तो आप पहले से अलर्ट रहिएगा। कुछ जो महत्वपूर्ण जिस ताप पे जो भोजन बनता है वो सब आपको ध्यान में कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस तरीके से जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आपका प्रिय व्यंजन क्या है? क्या आप उसे खुद से बना सकते हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके पसंदीदा भोजन क्या है, तो आप बिल्कुल बताइए कि मेरे पसंदीदा भोजन की लिस्ट लंबी है, मैं ये भोजन पसंद करता हूँ। आप अपने पसंद की सूचियों का नाम बता दीजिएगा। फिर ये भी बता सकते हैं कि सर मेरे पसंदीदा भोजन तो है, लेकिन फिर भी मैं अलग अलग प्रकार की सब्जियों को चावल के साथ तहरी के रूप में बना लेता हूँ। और अगर मुझे बनाना भी चाहे, अगर मुझे खुद के लिए बनाना पड़े तो मैं तहरी बना लूँगा, इसके साथ में हलवा बना लूँगा या खीर बना लूँगा। ये आप बता दीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा अगला सवाल कि अच्छा, क्या आप उन व्यक्तित्व या कुछ ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम बताइए जिनकी हॉबी कुकिंग रही हो। आप बता सकते हैं कि सर ऐसे किसी खास व्यक्तियों के बारे में मुझे निश्चित रूप से पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अनेक प्रसंगों के रूप में या संस्मरण के रूप में पढ़ रखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, या फिदेल कास्त्रो हो गए, या गांधी हो गए, वो खुद से भोजन बनाते थे। तो इस तरीके से आप बता दीजिएगा कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के नाम में जो कि खुद से वो भोजन तैयार करते थे। वो चाहे वो गांधी हों, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे वो फिदेल कास्त्रो हों, इनका नाम आप लेके अपने आंसर को बता सकते हैं। एक सवाल आयोग आपसे पूछ सकती है कि फिर आप मेरे लिए क्या बना सकते हैं। तो अगर इस तरीके से सवाल पूछा जाए कि आप मेरे लिए क्या बना सकते हैं, तो बेशक आप जवाब दीजिए कि सर मैं सबसे पहले आपकी पसंद को जानना चाहूँगा, और जब पसंद जान लूँगा फिर आपके पसंद का भोजन मैं तैयार कर दूँगा। लेकिन फिर भी अगर मुझे खुद से आपके लिए बनाना पड़े तो फिर मैं अपनी पसंदीदा, आप कुछ भी बता दीजिएगा कि मैं फ्राइड राइस बनाऊंगा, या जो भी आपको लगे, तहरी बना सकता हूं, उसके साथ खीर, उसके साथ हलवा बना दूंगा। तो इस तरीके से आप बता दीजिए कि सर मैं आपके लिए ये बना दूंगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कोई आयोग का मेंबर आपसे पूछ सकता है, मान लीजिए इस तरीके से सवाल पूछ दे कि मैं डाइटिंग पे हूँ, आप बता सकते हैं कि मुझे किन व्यंजनों का इस्तेमाल करना चाहिए, या मुझे कैसा भोजन करना चाहिए। ये सवाल आयोग आपसे पूछ सकती है। इसमें आप जवाब दे दीजिएगा, सर आप दिन की शुरुआत में अंगूर, केला, आम और लीची को छोड़कर कोई भी फल ले सकते हैं। आप इसके साथ एक छोटे मक्खन के साथ आलू ले सकते हैं। आप ज़्यादातर हरी सब्जियां लें तथा उन्हें उबाल कर खाएं। अंकुरित अनाज, टमाटर, खीरे, जूस, हल्की चपातियों का प्रयोग करें। और जो कार्बनिक फूड होता है या जो डिब्बा बंद खाना होता है उसको आप खाने से परहेज करें। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि अगर आप डाइटिंग पे हैं तो किन व्यंजनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप जवाब आयोग को दे सकते हैं। अगला सवाल आयोग आपसे भारत में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए।
अगर आयोग आपसे ये सवाल पूछे कि भारत में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो फिर आप बता सकते हैं कि सर भारत में इसके लिए सरकारी स्तर पे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या सरकारी सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कुपोषण की समस्या है वो ख़त्म हो सके। जैसे आंगनबाड़ी हो गया, मिड डे मील हो गया, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम हो गया, इस तरीके से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, आप बता सकते हैं। लेकिन बता सकते हैं कि कुछ समस्याएँ हैं जिसकी वजह से जनता को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि ये डिबेट अलग क्षेत्र में चला जाएगा, मेरा बस आपको हॉबी को लेके ये बताना है। तो कुपोषण से भी इसको जोड़ा जा सकता है कि भारत में कुपोषण की स्थिति क्यों है, या कुपोषण को दूर करने के लिए या कुपोषण से निपटने के लिए भारत में सरकारी स्तर पे क्या प्रयास किया जा रहा है या क्या किया जाना चाहिए, इसको भी ध्यान कर लीजिएगा। अगला सवाल आयोग आपसे पूछ सकती है कि आप मिड डे मील योजना को कुकिंग के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं, इस संबंध में इसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं या क्या क्या दिक्कतें हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिड डे मील योजना को कुकिंग के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं, इसमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं या उत्पन्न होती रहती हैं, आप बता सकते हैं कि सर मिड डे मील योजना को लेके तरह तरह की शिकायतें सुनने को मिलती है अखबारों के माध्यम से। इसमें आप देख लीजिएगा कि मेन जो कारण होता है वो साफ़ सफाई को लेकर होता है। इसके अलावे अगर देखा जाए तो कई बार फूड पॉइजनिंग की समस्या, भोजन विषाक्तता की समस्या उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये समस्याएं उत्पन्न होते रहती हैं। हालांकि सरकारी स्तर पर फिर त्वरित रूप से इसका समाधान भी किया जाता है। आप बढ़िया से बता दीजिएगा। एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भोजन की शुरुआत में सूप एवं अंतिम में मिठाइयाँ, जिसको डेजर्ट कहते हैं, तो अंतिम में मिठाइयाँ क्यों ली जाती हैं? क्या इसका कोई विशेष कारण है या कोई ऐसी परंपरा है? आप इसका जवाब दे सकते हैं कि भोजन की शुरुआत में सूप और अंतिम में मिठाइयों के बारे में अगर आपको जवाब देना हो तो आप बता सकते हैं कि सर भारतीय परंपरा में अगर देखा जाए तो भोजन की शुरुआत में सूप लेने का प्रचलन नहीं रहा है। ये दरअसल जापानी लोगों का था, चाइनीज लोगों का था। तो दरअसल अब ये प्रचलन में होता रहा है, स्टार्टर के रूप में लिया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि दरअसल ये भूख की इच्छा को बढ़ा देता है, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा अगर खाने के बाद मिठाइयों को देखा जाए तो मिठाइयाँ भारत में तो कभी भी खाई जाती हैं, खाने के बाद भी या कुछ समय बाद भी खाई जाती हैं। दरअसल खाने के बाद अगर मिठाई खा लिया जाए तो खाने का जो स्वाद है वो बढ़ जाता है। आप बता दीजिएगा कि हम लोग के यहाँ तो मिठाई खाया ही जाता है, खाने के बाद तो लोग खाते ही रहते हैं। बता दीजिए कि खाने के बाद स्वाद दरअसल भोजन का बढ़ जाता है। इसके अलावा आगे आपसे पूछा जा सकता है अवधी व मुगलई व्यंजनों में क्या फ़र्क है, दोनों की कुछ विशेषताएं बताइए। अगर आपसे अवधी और मुगलई व्यंजनों में फ़र्क पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि सर मुगलई व्यंजनों को अवधी मुगलई व्यंजन के नाम से संबोधित किया जा सकता है, क्योंकि जो मुगलई व्यंजन होते हैं जैसे दम का मुर्ग हो गया या शाही कबाब हो गया, कच्ची बिरयानी हो गया, ये दरअसल इनका विकास अवध क्षेत्र में हुआ जो लखनऊ के पास है। आप बता सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर व्यंजन जो है वो मांसाहारी हैं। इसके अलावे शेष व्यंजन जो हैं वो शाकाहारी हैं, इनको अवधी कहा जा सकता है। इस तरीके से अवधी और मुगलई के बारे में अगर पूछा जाए, खास करके उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा जा सकता है, तो आप इसको बता सकते हैं, बढ़िया से बता दीजिएगा। इसके अलावा आपसे सवाल पूछा जा सकता है उत्तर एवं दक्षिण भारत के व्यंजनों में क्या अंतर है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि उत्तर भारत के भोजन और दक्षिण भारतीय भोजन में क्या अंतर है। आप इसको बता सकते हैं कि सर उत्तर भारतीय भोजन में अगर देखा जाए तो चावल का प्रयोग, रोटी का प्रयोग, सब्जियों का प्रयोग, इसके साथ ही जो लोकल फूड्स यहाँ पे होता है जैसे लिट्टी चोखा, या फिर पंजाब में देख ले तो पराठे का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। दिल्ली को देख ले पूड़ी सब्जी पराठा इत्यादि काफ़ी ज़्यादा होता है। आप बता सकते हैं दक्षिण भारतीय भोजन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वहाँ पे इडली, डोसा, सांभर, उत्पम, ढोकला इत्यादि का प्रचलन ज़्यादा है, ये बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उत्तर भारत के जो भोजन होते हैं वो मुख्यतः सरसों के तेल या रिफाइन में बनते हैं। ठीक उसी तरीके से दक्षिण भारत को अगर देखा जाए तो वहाँ के अधिकांश भोजन नारियल के तेल में बनते हैं। इसके अलावा अगर उत्तर भारतीय भोजन में अगर देखा जाए तो मसालों के रूप में अगर देखें तो हम सरसों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, वही दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो राई का प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक उसी तरीके से दक्षिण भारतीय भोजन में जायफल का प्रयोग और करी पत्ते का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से कुछ अंतर बेसिक बता दीजिएगा उत्तर भारतीय भोजन बनाम दक्षिण भारतीय भोजन। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जा सकता है भारत में देशी पेय कौन कौन से हैं। तो देसी पेयों के नाम आप अलग अलग तरीके से बता सकते हैं कि सर जैसे अगर देखा जाए तो बिहार में सत्तू का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा आम का पन्ना, फिर नींबू पानी, अगर पंजाब में अगर देख ले तो वहाँ लस्सी का प्रयोग ज़्यादा होता है। लस्सी बिहार में भी है, लस्सी लखनऊ में भी है।
और भी अगर देखें दक्षिण भारत के संदर्भ में देखें तो वहाँ पे नारियल पानी का फेमस ज़्यादा प्रचलन में है। इसके अलावा नारियल पानी अगर अब देखा जाए तो पूरे भारत में अब लोग इसका इस्तेमाल पीने के रूप में कर रहे हैं। तो ये सब आप बता सकते हैं कि किस तरीके से। इसके अलावे भी बहुत सारी चीज़ें, रूह अफ़ज़ा जैसा अगर पेय है जो कि गर्मियों में इसका इस्तेमाल लोग करते हैं, ये सभी बता सकते। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि फलों के जूस का, जैसे अगर आप देख लें तो बेल का शरबत काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में होता है, आम का पन्ना हो गया, या फिर जल जीरा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि भारत में देशी पेय के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। आप बता दीजिएगा। एक सवाल अच्छा आपसे पूछा जा सकता है, आयुर्वेदिक पाक कला क्या है? आयुर्वेद में भोजन करने के क्या नियम हैं? आयुर्वेद में हर चीज़ के खाने पीने का सामान, हर चीज़ के खाने पीने का समय, मौसम और लोगों की शारीरिक बनावट यानी उनका जो नेचर होता है उसके अनुसार तय किया गया है। आयुर्वेद मानता है कि शरीर के में जो 3 मुख्य तत्व होते हैं, देखा जाए तो वात, पित्त और कफ, ये 3 मुख्य तत्व मानता है कि इसकी वजह से ही अगर किसी भी कारण से वात, पित्त और कफ में असंतुलन हो जाए तो शरीर में समस्याएं या शरीर में रोगों का प्रभाव हो जाता है। तो आयुर्वेद इनको ही मानता है। तो इस लिहाज से आप बता दीजिएगा कि शरीर में जब इन तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। इससे बचने के लिए ऐसा खाना खाने की सलाह दी जाती है जो जल्दी पच जाता हो और पोषक तत्वों से भरपूर हो। साथ ही नियमित रूप से संतुलित आहार लेने पर भी जोर दिया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के 6 रस शामिल होते हैं। ये 6 रस हैं मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, तिक्त यानी तीखा, लवण यानी नमकीन, कटु यानी कड़वा और कसैला। इससे शरीर में पोषक तत्वों का जो संतुलन है वो बना रहता है। तो इस तरीके से आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो आप बता सकते हैं। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि आयुर्वेद या फिर ये जो प्रचलन, ये जो पद्धति है, इसके अनुसार देखिए तो बहुत सारी चीज़ों को रात में खाने की मनाही की गई है। जैसे अगर देखा जाए तो आयुर्वेद ये मानता है कि रात में दही नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेद ये भी मानता है कि फलों के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे आम तौर पर अगर देखा जाए तो जो शेक का प्रचलन हो गया है, अगर शेक के रूप में देखें तो मान लीजिए एप्पल शेक लोग पी रहे हैं, यानी सेव में दूध का मिश्रण कर दिया जाता है, जो कि आयुर्वेद इसको नहीं मानता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर देखा जाए तो इससे शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आप बता दीजिएगा कि आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने के क्या नियम होते हैं, या आयुर्वेदिक तरीके से भोजन या आयुर्वेद परंपरा के अनुसार भोजन किस तरीके से करना चाहिए। यानी आयुर्वेद में भोजन करना और स्वास्थ्य दोनों पे ध्यान दिया जाता है। ऐसा ना हो कि भोजन की वजह से स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छी बात आयुर्वेद को लेकर है। ये सवाल अगर पूछे तो आप बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दे दीजिएगा। एक सवाल पूछा जाए कि भोजन में मसालों का क्या महत्व है, आप किस मसालों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं? आप बता सकते हैं कि सर भोजन में मसालों का प्रयोग खास करके भारत में बहुत अच्छे से होता है, या व्यापक पैमाने पर या प्राचीन काल से होता रहता है। इसके 2 बड़े कारण होते हैं। एक तो भोजन में स्वाद को बढ़ा देता है, और दूसरा भोजन को अगर देखा जाए तो कई सारी जो खराबियां होती है उससे बचा देता है और भोजन को संरक्षित रखने का काम करता है। तो ये भोजन में मसालों का जो प्रयोग है वो करता है। इसके अलावा अगर पूछा है कि आप किन मसालों का प्रयोग करते हैं, बता दीजिए, सिंपल है। मैं जीरे का प्रयोग करता हूँ, मैं तेज पत्ते का प्रयोग करता हूँ, काली मिर्च का प्रयोग करता हूँ, लौंग का प्रयोग करता हूँ। आप बता दीजिए इलायची का प्रयोग करते हैं, जायफल का प्रयोग होता है, या फिर दालचीनी का प्रयोग होता है। आप ये भी बता दीजिए सर मैं लौकी जब बनाता हूँ तो उसमें जीरा डाल देता हूँ, तेज पत्ता डाल देता हूँ, या काली मिर्च डाल देता हूँ। इस तरीके से बता दीजिएगा। अरबी के सब्जी में भी अजवाइन डाला जाता है। तो ये सब जो है मसाला दरअसल भारतीय जीवन पद्धति या भारतीय भोजन बनाने की जो शैली है उसमें व्यापक तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो मसालों को लेकर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एक सवाल पूछा जा सकता है कि चीनी व मंचूरियन व्यंजनों में क्या फ़र्क है, दोनों के कुछ विशेष व्यंजन बताइए। आप बता सकते हैं चीन का एक भाग है मंचूरिया, जहां रूसी, कोरियाई तथा जापानी भोज्य पदार्थों की परंपरा का भी प्रभाव पड़ा है। वहां वेज मंचूरियन, गोभी मंचूरियन आदि व्यंजन प्रचलित हैं, जबकि चीनी व्यंजनों में अगर देखा जाए तो चाउमीन हो गया, हल्का नूडल्स हो गया, वेज सेचवान हो गया, चाइनीज फ्राइड राइस इत्यादि प्रसिद्ध हैं। बेबी कॉर्न मंचूरियन दोनों जगहों पर खूब पसंद किया जाता है, या दोनों जगहों पर मसालों के प्रयोग में फ़र्क होता है। सकता है कि मैक्सिकन व इटालियन व्यंजनों के
जो भोजन होते हैं या जो मैक्सिकन व इटालियन व्यंजनों के समानता एवं विषमता को बताइए। ये सवाल पूछा जा सकता है, बता सकता है कि सर मैक्सिकन व्यंजन स्पेनिश तथा लैटिन अमेरिकी परंपरा का मिश्रण होते हैं। उनमें मक्का, बीन्स, एवोकाडोस, टमाटर के साथ बीफ, पोर्क, चिकन, डेयरी उत्पादों का प्रयोग होता है। मोले सॉस यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन है। इटालियन खानों में पास्ता, पिज्ज़ा आदि खूब प्रसिद्ध है। यहाँ जैतून के तेल, वाइन वगैरह खूब प्रयोग होते हैं। इतना बताने के बाद अगर आपको याद हो तो ठीक है, ना याद हो तो इसको छोड़ सकते हैं। इतना बताने के बाद आप बता दीजिएगा कि मैक्सिकन और इटालियन ये दोनों व्यंजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। अब अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जिस तरीके से हैदराबाद शहर का नाम बिरयानी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक उसी तरीके से मुंबई, लखनऊ और कोलकाता के साथ किन व्यंजनों को संबद्ध किया जा सकता है? कुछ अन्य स्थानीय उत्पादों का नाम बताएं। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आप बता सकते हैं कि मुंबई में बड़ा पाव खूब चलता है या भेलपूरी खूब चलता है। इसके अलावे अगर देखा जाए तो मुंबई में सेव पूरी भी है, फ्रैंकी भी है, सी फूड्स इत्यादि काफ़ी प्रचलित होते हैं। लखनऊ में अगर देखा जाए टुंडे कबाब काफ़ी फेमस है। कोलकाता में अगर देखा जाए तो रसगुल्ला वहाँ का काफ़ी फेमस है। मिष्टी दोई जो मिष्टी दही के नाम से जानी जाती है वो काफ़ी फेमस है, इसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर बनारस को देखें तो लस्सी, कचौड़ी, जलेबी इत्यादि प्रसिद्ध हैं। वहाँ का मगही पान और ठंडई भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा पटना को भी ध्यान कीजिएगा, यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ फेमस है। आप बता सकते हैं कि पटना में किन मिठाइयों का, जैसे चंद्रकला का अगर आपको नाम याद हो तो बता दीजिए कि पटना में चंद्रकला काफ़ी फेमस है। इसके अलावा यहाँ का लिट्टी चोखा भी जाना जाता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि बिहार में ये वाला जो फूड है वो फेमस है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्या शाकाहारी भोजन मांसाहारी के मुकाबले अधिक शक्तिवर्धक होता है? मनुष्य मूलतः मांसाहारी है या शाकाहारी? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आप इसका जवाब दे सकते हैं कि सर मेरी नज़र में शाकाहारी और मांसाहारी की तुलना उचित नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि जो मांस होता है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, पर शाकाहारी में भी इसके विकल्प उपलब्ध हैं। आप बता सकते हैं कि दूध हो गया, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया ये, या फिर बादाम हो गया, ये दरअसल प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। और ये पूछा जाए कि मनुष्य मूलतः शाकाहारी है या मांसाहारी, आप बता सकते हैं कि सर मनुष्य को सर्वाहारी में रखना ज़्यादा उचित होगा। हालांकि अपने आरंभिक अवस्था में मनुष्य मांसाहारी ही था। तो इस तरीके से एक जवाब आप बता सकते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, उत्तर पूर्व का भोजन विशिष्ट रहा है, वहाँ की भोजन या वहाँ की व्यंजन परंपरा के बारे में आप कुछ बता पाएंगे? आप बता सकते हैं कि सर पूर्वोत्तर के खाने पर स्थानीय बर्मीज, थाई तथा चीनी परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा है। सिक्किम में मोमोज, थुपका, किनेमो, यांग, राक्सी। नागालैंड को देखें तो वहाँ बैम्बू शूट फ्राई या फिश फ्राइड राइस होता है। तो इस तरीके से बता सकते हैं। या फिर आप असम में चीनी व्यंजन भी मिलता है। मिजोरम में एक बाई है वो काफ़ी फेमस है। त्रिपुरा में सब्जियां उबाल कर खाई जाती हैं जिनमें सूखी मछली लोग ज़रूर खाते हैं। तो इस तरीके से आप उत्तर पूर्वी भारत के भोजन के बारे में बता सकते हैं। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आप कुकिंग किताब पढ़कर करते हैं या कोई वेबसाइट देखकर? कुछ पुस्तकों और वेबसाइटों के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि सर मेरा जो दरअसल कुकिंग का जो जुड़ाव रहा है वो दरअसल आत्मीय जनों के साथ रहा है। जब मुझे कुकिंग करने की आवश्यकता पड़ी तो समीप में जो लोग थे उनके मदद से या उनकी सहायता से मैं भोजन बनाना सीख गया। फिर धीरे धीरे प्रयोग करने लगा और प्रयोगों के आधार पर फिर मैंने अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए। इसके अलावा सर मैं यूट्यूब से, या बता सकते हैं कि किसी शेफ़ का नाम बता दीजिएगा, संजीव कपूर का, तरला दलाल का बता सकते हैं। तो इस तरीके से इनका नाम बता दीजिएगा कि इनकी भोजन रेसिपी को भी मैंने देखा है और कोशिश किया है बनाने के लिए। ये सब आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जंक फूड से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करें। इसके क्या फ़ायदे या नुकसान है? तो आप बता सकते हैं कि सर जंक फूड का तात्पर्य जो शीघ्र तैयार हो जाने वाला भोज्य पदार्थ होता है उससे होता है। जैसे पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, या फिर अलग अलग प्रकार का जो रोल हो जाता है वो हो गया, फ्रेंच फ्राई हो गया। ये सब दरअसल जंक फूड में आते हैं। और अगर देखा जाए तो इन जंक फूड में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, शर्करा का इत्यादि का अधिक इस्तेमाल होता है।
इसका दुष्प्रभाव होता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल हो गया, वसा हो गया, शर्करा हो गया, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, या ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, या मोटापा की समस्या, डायबिटीज की समस्या, ये सब बता सकते हैं कि इनसे ये सब समस्याएं होती हैं। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कोविड को लेकर के कि कोविड-19 के इस दौर में किस प्रकार के खान पान स्वस्थ रहने में या इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद हो सकते हैं। आप बहुत बढ़िया से इस पे बता सकते हैं कि दरअसल कोविड-19 के समय लोगों को घरेलू भोजन करने की आदत लगी है। वो लोग जो पहले बाहरी भोजन से काम चला लेते थे, उनको भी लगा, महसूस हुआ कि इस समय घर का जो बना भोजन है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए और स्वाद के लिए, दोनों के लिए काफ़ी बेहतर है। तो इस तरीके से जो कोविड का ये जो काल आया या पीरियड आया दरअसल, या कोविड समय में लोगों ने ये महसूस किया कि जो हमारा घरेलू भोजन है वो ज़्यादा प्रासंगिक है। इस लिहाज से उनमें घरेलू भोजनों के प्रति लगाव बढ़ा और लोग घरेलू खाने को पसंद करना शुरू कर दिए, और बहुत सारे लोगों ने खाना बनाना भी सीख लिया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लोगों ने वो लोग जो जिनको लगता था कि फलों का जूस ना पिएं, वो भी नियमित तौर पे, अगर आप देखें तो नींबू पानी हो गया, या आंवला का जूस हो गया, करेला का जूस हो गया, नीम के पत्तियों को भी चबाना लोग शुरू कर दिए। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो खान पान की शैली में काफ़ी बदलाव हुआ है। लोग जो हैं वो देशी खानों के प्रति, साग सब्जियों के प्रति, फलों के प्रति आकर्षित हुए हैं। तो इस तरीके से अगर इस तरीके से खान पान हो तो स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये आप जवाब दे सकते हैं। इस तरीके से मैंने 25 सवालों को आपके समक्ष रखा है कुकिंग के संदर्भ में। आपको अगर कोई राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।